ठीक है, तो इसमें कहाँ तक डिस्कस हो चुका था अपना? सर सेक्शन ई सेक्शन डी हो गया था। सेक्शन ई ई भी हो चुका था क्या? डी तक हो गया, नो सेक्शन डी तक हो गया था, सेक्शन सेक्शन डी तक बाकी हो सर। गया था, ई बचा था। ओके ठीक है, Yes, तो इसमें सेक्शन ई पार्ट 1 में सेक्शन E1 E2 E3 सर फोर्थ 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 और कौन सा? सर फोर्थ फर्स्ट है ना, ठीक है। तो ये देखो क्या कह रहा है E3 का फर्स्ट। इसमें हमें Tn गिवन है, वैसे ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n, और हमें समेशन ऑफ Tn चाहिए, जहां पे n कहां से कहां वैरी कर रहा है 1 to k। तो Tn की जगह पे ये पुट कर देंगे जो भी Tn था, n फ्रॉम 1 to k। ठीक है, दो समेशन में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे n की जगह पे वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे, तो 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 की पावर के माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर अप टू 2 की पावर के। तो हमें दो जीपीज मिल जाएगी, तो इन जीपीज का जो सम है यह आ जाएगा 1 का, और इसका आ जाएगा। ठीक है, यस सर, बोर्ड पे लाइट पड़ रही है एक। यस सर, यस सर। अब तो नहीं है ना? नो सर, क्लियर है सर। हाँ ठीक हाँ है। सर, फिर उसके बाद E3 का फोर्थ था ना, ठीक है। तो Yes, E3 के फोर्थ में एक तरीके से समेशन ऑफ हमें क्या गिवन है, n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13 गिवन है। तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए इस IR को हम TM एज्यूम कर लेते हैं, TN, क्योंकि समेशन ऑफ TN ही, जैसे ये SN अगर हम बोलते हैं तो TN की जगह पे इन्होंने क्या लिया है, IR लिया है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक, तो हम इसको TN ही ले लेते हैं। तो ये समेशन ऑफ TN, ठीक है, ये दिया हुआ यहाँ पे 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13। तो ये देखो समेशन ऑफ TN मींस ये एक तरीके से SN है, और क्या SN की हेल्प से हम TN निकाल सकते हैं क्या? yes sir, देखो TN Yes, किसके sir. इक्वल होता है, SN माइनस 1। तो ये n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13 माइनस n माइनस 1 इंटू 2 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू n माइनस 1 प्लस 13। तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, Tn। और एक बार हमें Tn मिल गया तो बाद में हमें क्या पूछा है, समेशन ऑफ अंडर रूट Tn, तो वो भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो Tn आएगा एक परफेक्ट स्क्वायर आने वाला है। जब तुम सॉल्व करोगे तो Tn तुम्हें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, इसको कर लेना सॉल्व, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका क्या लेना, अंडर रूट, और फिर उसी का समेशन कर लोगे। yes sir, Yes, sir. yes sir, तो ऐसी चीजें वो चेंज करके दे देंगे, हमें हमेशा Tn नहीं मिलेगा, ऐसी चीज भी मिल सकती है। यहाँ पे अगर r फ्रॉम 1 to n है, मतलब पहले n टर्म्स का सम ही तो है, r की जगह पे 1 2 3 4 अप टू 5 n तक पुट करते जाएंगे, तो उन सब का सम, मतलब वो ऐसे नहीं एक तरीके से, और ये एक तरीके से हम इसको Tn बोल सकते हैं।
तो Sn की हेल्प से Tn निकालेंगे तो ये वाला रिजल्ट यूज होगा। तो Tn निकल गया, फिर उसके बाद अंडर रूट Tn निकालो या 1/Tn निकालो, बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। फिर नेक्स्ट E4 बन गया, दोनों दोनों बन गए। यस सर। यस सर। फिर उसके बाद पार्ट 2 सेक्शन ई, E1 E2 E3 यस सर। यस सर। E3 में देखो जब भी अब ऐसी कुछ डिनोमिनेटर में आता है, अंडर रूट वगैरह में आता है, तो उसको हमेशा सॉल्व करना होगा हमें डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करके, मेथड ऑफ डिफरेंस से, ठीक है। तो जब भी डिनोमिनेटर में हमें इरेशनल क्वांटिटीज दिखती है तो हम क्या करते हैं, तुरंत डिनोमिनेटर में रैशनल क्वांटिटीज दिखती है तो रैशनलाइज करते हैं ना। यस सर। तुम इसको रैशनलाइज कर दोगे तो तुम्हें दिख जाएगा ये डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। रैशनलाइज कर दिया तो नीचे वाले के कंजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो उसका कंजुगेट था अंडर रूट ए प्लस आर एक्स माइनस, तो उससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ए प्लस आर एक्स माइनस ए प्लस आर माइनस 1 इंटू एक्स, क्या आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ए कैंसल आउट, आर एक्स कैंसल आउट, नीचे बचेगा सिर्फ एक्स, तो आर फ्रॉम 1 to n तो नीचे बचेगा सिर्फ x, ठीक है। अब ये डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, देख लो तुम r की अगर वैल्यूज पुट करते हुए चलोगे, r की जगह पे 1, तो ये अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए प्लस r की जगह पे 2 अंडर रूट ए प्लस 2x माइनस अंडर रूट ए प्लस एक्स, तो ये डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो देखो पैटर्न देखो कैंसलेशन का, ये वाले टर्म्स कैंसल आउट हो रहे हैं इस तरीके से। तो इसका अगर इसकी अगर सेकेंड टर्म बचेगी तो लास्ट वाले की फर्स्ट टर्म, तो यहां से हमें मिलने वाला है 1/x इंटू अंडर रूट ए प्लस एन एक्स माइनस अंडर रूट ए। अब देख लेना क्या ये ऑप्शन में हमें दिख रहा है क्या, तो चलो ये तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो फिर उसको क्या करना है, रैशनलाइज कर लेना, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी ये चीज प्रेजेंट है, तो रैशनलाइज करके देख लेना, ठीक है। तो जब तुम रैशनलाइज करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि बी वाला ऑप्शन मैच हो जाता है। तो डाउट क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। डिफरेंस फॉर्म में फिर उसके बाद E4 सेक्शन ई, पार्ट 3 में सेक्शन ई, E1 यस सर। तो E1 में एक बार पैटर्न देखो, थर्ड टर्म में पैटर्न देखो, फर्स्ट एंड सेकंड से तो नहीं मिल पाएगा हमें, थर्ड फोर्थ फिफ्थ को ऑब्जर्व करो, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ को ऑब्जर्व करो तुम लोग। तो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पहला वाला तो चलो एज इट इज लिख लेते हैं, ये 1, ठीक है। दूसरे में है 6, तो इसको भी लिख लिया। लेकिन जब आगे वाली टर्म हम देखते हैं तो 9 into 1 square plus 2 square plus 3 square divided by 5, सॉरी 7, ठीक है। फिर अगले में 12, यहाँ पे 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square अपॉन 9, अगले में 5 स्क्वायर तक जा रहे हैं, ये 12 15 बन रहा है, नीचे 9 का 11 बन रहा है। तो ये बताओ इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए
सेकेंड टर्म में क्या होना चाहिए था एंड फर्स्ट टर्म में क्या होना चाहिए था, सोच समझ के बताना। सेकेंड में क्या होना चाहिए था एंड फर्स्ट में क्या होना चाहिए था, और वो क्या वो ला सकते हैं क्या? जैसे थर्ड में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 3 जा 9 एंड ये 7। फोर्थ में 3 4 जा 12 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यहाँ तक 4 है। तो ऐसे ही सेकेंड में क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 5। Yes, sir. एंड फर्स्ट में 3 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 3। तो यहां से जनरल टर्म हम लिख लेंगे। जनरल टर्म क्या आ जाएगी, 3 इंटू आर के टर्म्स में लिख रहे हैं, ठीक है। 3 इंटू आर, यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू आर स्क्वायर अपॉन नीचे वाले में कितना आ जाएगा 2r प्लस 1। तो देख लो r की जगह पे जब 1 पुट करेंगे, r की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगी। r की जगह पे जब 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म, r की जगह पे 3 तो ये टर्म, तो ये सारे टर्म्स हमें मिलते जाएंगे। तो ये जनरल टर्म कैसे लिखी गई है, क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, Yes, sir. sir. सम हमें पता है। सर 15 स्क्वायर। हाँ सर 15 तक बोल। अच्छा, सिर्फ 15 तक जाना है क्या? ठीक है, n की जगह पे Yes. 15 पुट कर देंगे बाद में, जो भी है ना। तो ये n के टर्म्स में देख लो यहाँ पे। तो इसका जो सम आता है r इंटू आर प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 अपॉन 2r प्लस 1। देख लो ये 2r प्लस 1 गया। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, r फ्रॉम 1 टू n, 3 बाहर, ये आ रहा है यहाँ पे r स्क्वायर। तो देख लो आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, आर क्यूब बनेगा एंड आर स्क्वायर बनेगा। आर क्यूब का सम हमें आता है एंड आर स्क्वायर का भी सम हमें आता है, तो रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। फिर उसके बाद E2, Yes, sir. E2 में S1 क्या है, आर द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। E2 में ये जो S1 है, क्या हम इसको n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। फिर उसके बाद S2 क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो S2 को हम लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। एंड S3 क्या है, सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो इसको हम n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब ये सब लिख सकते हैं, S1 S2 S3 वहां पे पुट कर देंगे, कर दो पुट, मिल जाएगा। ठीक है, आंसर मिल जाएगा। Yes, sir. फिर उसके बाद E3 डाउट है क्या मानस E3 में? No, sir. ठीक है, तो ये सेक्शन एक्सरसाइज 1 अपना हो गया। 2 भी मैंने बोला था क्या, 2? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसमें पार्ट 1 तो लगभग हमारा हो ही चुका था पूरा। कितने हो गए थे पार्ट 1 में? Sir 9. So first 9 question. पहले 9 हुए थे क्या? ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में 9 तक हो चुके थे। उसके बाद 10 Yes, sir. 10 आसान था रे 10। चलो ठीक है, बताता हूँ इसका यूज कैसे करना है। जो गिवन है ये 8 9 10 एक ही तरीके के क्वेश्चन है। जो गिवन चीज है उसका यूज करके हमें आंसर निकालना है। जैसे 8 10 9 तो क्लियर हो गया था ना? Yes, sir. Yes, sir.
तो 10th में भी जो गिवन चीज है उसकी हेल्प से हमें रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे आगे 1 स्क्वायर यहाँ पे हमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 2003 स्क्वायर ये गिवन है। वैसे इसका सम हम निकाल भी सकते हैं फॉर्मूले से, हमें पता है ना फॉर्मूला समेशन ऑफ n स्क्वायर वाला, कहाँ तक जाना था 2003 तक जाना था, तो वो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन गिवन ही है। ठीक है, तो अब उसके बाद इसकी हेल्प से ये नीचे वाला कैसे डील करें। तो यहाँ पे इस 2003 को हम 2004 -1 ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर। फिर उसके बाद उस 2002 को लिख सकते हैं क्या ऐसे ही? अब ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस रिजल्ट का यूज कर सके, हमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लाना है उस वजह से। ठीक है, और फाइनली 2003 और वो जो 1 था उसको हम 2004 माइनस 2003 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे 2004 2 इंटू 2004 3 इंटू 2004 एंड 2003 इंटू 2004, तो इनको एक साथ ले लेंगे तो वहां से 2004 बाहर और अंदर में 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 2003 ये मिलेगा। बाद में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 2003 का स्क्वायर माइनस में आएगा, है ना, -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर, तो उन सब में से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बच रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 2003 का स्क्वायर ये बच रहा है। अब इसका सम तो हमें पता है और इसका सम हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से 2004 और इसका आ जाएगा 2003 इंटू 2004 बाई 2 n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और इसका क्या गिवन था 2003 इंटू 4007 इंटू 334 ऊपर लोड दी। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट, अब उसके बाद है 11। यस सर। 11 पे अभी वही जो कंसेप्ट हमने आईआर वाला देखा था ना, ये जो समेशन ऑफ टीआर है, मतलब एक तरीके से वो क्या गिवन है हमें एसएन गिवन है, बोलो। यस सर। ये हटा रहा हूं यस मैं। सर। ठीक है, देख तो लिया ना, समझ में आ गया ना सॉल्यूशन? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे एक तरीके से वो एसएन गिवन है, क्या है वो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 अपॉन 6। इसकी हेल्प से tn निकाल लेंगे, तो tn क्या हो जाएगा Sn माइनस 1 माइनस सर वो 8 है अपॉन 8। 8। ठीक है, अपॉन 8 है n प्लस 1 n प्लस 2। Sn में n की जगह पे n माइनस 1 पुट करने पे Sn माइनस 1 मिल जाएगा, वही पुट कर रहे हैं n की जगह पे n माइनस 1, तो हमें ये मिल जाएगा Sn माइनस 1। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाहर अपॉन में 8 और अंदर में क्या बचा रहेगा n प्लस 3 माइनस n माइनस 1 तो 4, तो ये आ रहा है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये है हमारा tn। और बाद में हमें क्या पूछा है समेशन ऑफ 1 अपॉन tn, मतलब 2 अपॉन समेशन के अंदर में n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो ये देखो ये ईपी में टर्म्स है,
इसको कैसे मेथड ऑफ डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे? बड़ी टर्म माइनस छोटी टर्म, उनका डिफरेंस ऊपर में होना चाहिए जो कि है। तो इस 2 को कैसे लिखेंगे? n+2 माइनस n अपॉन दिस, तो डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्लियर है ये? यस सर। यस सर। यस सर। फिर उसके बाद 12, 13, यस यस सर। सर। 13 में इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, इसका मतलब यही कंसेप्ट है इसमें भी। Sn से पहले Tn निकालेंगे एंड देन बाद में जो भी Tn के ऊपर करना है वो करके जो भी सीरीज चाहिए होगी उसका सम। मैंने यहाँ पे वही किया, Sn से पहले Tn निकाला क्योंकि हमें 1/Tn का सम चाहिए था। यहाँ पे भी सेम वही है, Sn कितना गिवन है? c इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। तो Sn गिवन है c इंटू एन स्क्वायर, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब ये एपी के टर्म्स है तो T1 T2 T3 अप टू Tn ये एपी है, इनका जो सम है वो Cn स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम Tn निकाल सकते हैं। ये Tn यहाँ पे निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाद में हमें किसका सम चाहिए? T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर अप टू Tn स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ पे Tn निकालना जरूरी है क्योंकि Tn निकालने के बाद फिर हम क्या कर देंगे? उसका स्क्वायर, तो हमें ये सीरीज मिल जाएगी अगर हम उसमें समेशन लगाएंगे तो पहले Tn निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ये Cn स्क्वायर माइनस c इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जब ये देखेंगे तो ये आ जाता है 2Cn माइनस c, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या? Tn। तो यहाँ पे T1 स्क्वायर, तो n की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो T1 कितना आ जाएगा? ये देखो T1 जब निकालेंगे तो वो आ रहा है यहाँ पे, बेसिकली चलो डायरेक्टली भी कर सकते थे। ये क्या है? समेशन ऑफ Tn स्क्वायर ही तो है, मींस समेशन ऑफ इसका स्क्वायर। तो ये 4c स्क्वायर बाहर, अंदर में n माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4c स्क्वायर बाहर, समेशन के अंदर में ये n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो इस समेशन को 3 में स्प्लिट कर देना, 3 समेशन में, समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस 2 इंटू समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 1 एंड डील कर लेना, तो हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। ध्यान दो, अभी अभी आज ही हमने इस कंसेप्ट के 3 क्वेश्चन देख लिए। एक में वो अंडर रूट था Tn, एक में 1/Tn था, एक में Tn स्क्वायर था। लैंग्वेज थोड़ी अलग अलग है लेकिन बेसिकली जो कंसेप्ट देखा जाएगा तीनों में सेम था, डाटा थोड़ा अलग है, कंसेप्ट सेम है लेकिन, ठीक है। तो अब ऐसे कंसेप्ट के क्वेश्चन बन जाएंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद पार्ट टू में कितने हो चुके हैं डिस्कस? 9 फर्स्ट में। उसमें भी 9 तक हो चुके हैं क्या? उसके बाद 10, यस सर। 10th में, जैसे 9th में वो क्या है? वो एचपी है। 9th में जो एक के टर्म्स में गिवन है चीज है, उससे हम एपी, उसको जीपी क्या एचपी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे ही 10th में बताओ वो सीरीज क्या है? जीपी। जीपी, ये पता चल गया वो जीपी है क्योंकि जीपी में ही सक्सेसिव टर्म को उसके प्रेसिडिंग टर्म से डिवाइड करने के बाद रेशियो कांस्टेंट आता है हमेशा, एंड उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? उसका कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली जीपी कभी नहीं बोला जाएगा, डायरेक्टली एपी नहीं बोला जाएगा, वैसे कभी कभी दिया जाएगा लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें डायरेक्टली जीपी या एपी मेंशन करके नहीं दिया गया है। ऐसे कुछ चीज लिखी हुई है कि ए के प्लस 1 अपॉन ए के कांस्टेंट है, तो ये अगर कांस्टेंट है इसका मतलब ये क्या है? जीपी है, एंड जीपी है तो जीपी की फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, नहीं फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है, अगर n ग्रेटर देन m है तो an ग्रेटर देन am है। तो ये देने का रीजन है यहाँ पे कुछ, nth पोजीशन की टर्म एंड mth पोजीशन की टर्म, अगर n m से बड़ा है तो an am से बड़ा होगा। इसका मतलब ये जीपी बताओ कैसे होगी? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। इंक्रीज।
है ना, हम नंबर अगर बढ़ाते जाएंगे जैसे वो फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन ऐसे देखते जाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है इसके थ्रू। मतलब ये देखो फर्स्ट पोजीशन पे A1 आएगा, A2 आएगा, यहाँ पे AM आएगा, कहीं पे AN आएगा। तो देख लो n ग्रेटर देन m है, तो इसका मतलब AN ग्रेटर देन m ये तभी होगा जब ये GP कैसी होगी, इंक्रीजिंग। तो हर एक पॉइंट का वहां पे मतलब होगा, तो वो हमें समझना होगा। तो ये इंक्रीजिंग GP है, तो ये देने का रीजन क्लियर हो गया। और इंक्रीजिंग Yes, GP sir. में R कैसा होता है, R Greater than one. R Greater ग्रेटर than देन 1 होता है, ये ध्यान रखना। तो ये देने के पीछे का रीजन ये हो सकता है क्वेश्चन में कि R की हमें 2-3 वैल्यूज मिल रही होगी सॉल्व करने के बाद, लेकिन उसमें से लेनी कौन सी है, जिसमें R ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ये GP कैसी है, इंक्रीजिंग। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं। A1 प्लस AN का जो सम है वो हमें गिवन है 66 एंड A2 इंटू AN माइनस 1। अब यहाँ पे ये हमें GP पता चल गया है, A1 A2 A3 अप टू AN माइनस 1 AN, ये GP में है, ये पता चल गया। वो GP इंक्रीजिंग है वो भी पता चल गया। उसके बाद A1 प्लस AN 66 है एंड A2 इंटू AN माइनस 1 गिवन है 128। तो ये बताओ क्या A2 इंटू AN माइनस 1 के प्रोडक्ट को हम A1 इंटू AN का प्रोडक्ट लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. बोलो, लिख सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी की वजह से, ऐसी तो होती है प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो ये देखो स्टार्टिंग से सेकंड, एंड से सेकंड, तो इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के इक्वल, मतलब A1 इंटू AN के इक्वल। तो ये आ जाएगा, ये देखो A1 प्लस AN 66, A1 इंटू AN 128। तो यहाँ से AN इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 128 अपॉन A1। तो इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो A1 और AN की हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देख लो A1 स्क्वायर तो A1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 64, या तो A1 इज इक्वल टू 2। तो A1 इज इक्वल टू अगर 64 है तो AN कितना आ जाएगा, 2, एंड ये AN कितना आ जाएगा, 64। लेकिन क्या ये चल पाएगा क्या, बताओ, हम ये ले सकते हैं क्या? No, sir. क्यों नहीं ले सकते हैं? नो सर। सर R 1 से इंक्रीजिंग छोटा। GP है तो वैल्यू बढ़नी चाहिए, यहाँ पे घट रही है। देखो A1 से AN की तरफ आ रहे तो वैल्यू घटती चली जा रही थी, ये तो गया, तो ले ही नहीं सकते। कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला बस। तो हर एक पॉइंट को कैसे यूटिलाइज करना है, क्लियर हो रहा है ना इसमें? तो हमें A1 मिल गया 2, AN मिल गया 64 मिल गया। फिर उसके बाद समेशन ऑफ A1 A2 A3 ये हमें गिवन है। मतलब एक तरीके से SN गिवन है, फर्स्ट n टर्म्स का सम। तो इस GP में फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, और ये nth नंबर की टर्म क्या है, 64 है। और nth नंबर की टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A1 इंटू R की पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो यहां से देखो R की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 2 है तो 32 आ रहा है, R की पावर n माइनस 1 32 आ रहा है, ये हमें मिल रहा है। चलो ये फर्स्ट, ठीक है। अब उसके बाद हमें एक और चीज गिवन है वहां पे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। मतलब ये गिवन है A1 प्लस A2 अप टू AN, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP, ये है 126। तो इसका सम कैसे लिखेंगे, A1 फर्स्ट टर्म R की पावर में n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 इक्वल टू 126। तो यहाँ पे R की पावर में n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 इज इक्वल टू, ये तो 2 है तो ये 63 आ जाएगा, ठीक है।
ये 63 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे r की पावर n जब हम निकालेंगे तो ये 63 इंटू r माइनस 1 प्लस 1, r की पावर n, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना, फिर इस माइनस 1 को इधर भेज देना तो r की पावर n आ जाएगा। ये सेकेंड, और यहाँ से देखो सेकेंड अपॉन फर्स्ट अगर तुम करोगे, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, तो ये r की पावर n अपॉन r की पावर n माइनस 1, यहाँ पे 63r माइनस 62 अपॉन 32 ये मिल रहा है, और ये r की पावर n अपॉन r की पावर n माइनस 1 ये r बन जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से। तो इस 32 को इधर भेज दो और सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, तो r मिल जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। इसमें एक गड़बड़ ये हो रही है शायद, 63 कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है ना? ये 32, ठीक है, 126 63 63 r माइनस दिस ये प्लस 1, तो यही आ रहा है। तो इस 32 को इधर भेज दो तो r वगैरह वो सब मिलते चले जाएंगे, ठीक है। में हाँ मिल तो जाएगा, ये देखो 32r 63r माइनस 62, तो 62 इधर, इसको जब इधर लेके आ जाएंगे तो ये कितना आ जाता है 31r, तो r इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 2 आ गया, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये n कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 2 की पावर 5 32 होता है, तो यहाँ पे 5 लाने का मतलब n की जगह पे 6, तो ये सारी चीजें हमें मिल रही है, r2 है, n6 है, तो देखो n6 है, फिर ak प्लस 1 अपॉन ak2 है, मतलब वो r के टर्म, इसका r डायरेक्टली नहीं दिया है, उसको ak प्लस 1 अपॉन ak के टर्म्स में लिखा है। तो क्लियर है 10? यस सर। चलो ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी होती है, जिसमें हर एक पॉइंट का कोई ना कोई मतलब निकलता है, और ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में ही मिलते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन एडवांस में तुम्हें हेल्प करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं आने वाले, चलो डायरेक्ट की तो एक्सपेक्टेशन कभी रखना ही मत, लेकिन ऐसे क्वेश्चन से सोच बढ़ती है, और वही सोच फिर वहां पे तुम्हें काम में आएगी। फिर उसके बाद 11 12 13 यस सर। 13 भी चलो अच्छा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का, और इसका अच्छा मिक्सर करके दिया है सीक्वेंस सीरीज का, तो उसमें उस जो क्वाड्रेटिक ने वो एक तरीके से पॉलिनोमियल बोलेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक तो 2 डिग्री का होता है, तो एक 2017 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका एक रूट बताओ क्या होगा, हमें बस एक रूट से मतलब है, क्या होगा, क्या 1 होगा क्या इसका एक रूट, बोलो। यस सर। होगा, यस सर। क्योंकि कोएफिशिएंट का सम कितना आ रहा है 0 0 0 कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, इसकी वजह से इसका एक रूट 1 होगा। एंड क्वेश्चन को जब हम ढंग से पढ़ते हैं, a satisfies the equation this and this, तो a is equal to 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, a इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से a की हमें एक वैल्यू मिल रही है 1, तो जब हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें s कितना मिलेगा 1 + 1 + 1 अप टू 1, ऐसे ही ये कितना आ जाएगा 2017, तो इसकी वैल्यू हमें 2017 मिल रही है, ये तो हो गई एक वैल्यू।
ये बताओ क्या सिर्फ एक ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करने वाली है क्या? सब -1 भी -1 नहीं आएगी रे, थोड़ा सोच समझ। यहाँ पे क्या है, 2017 डिग्री का पॉलिनोमियल, 2017 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके 2017 रूट्स रहेंगे और 1 उसमें से एक रूट रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है रूट की 1। तो 1 की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें 2017 मिलेगा। 1 के अलावा भी तो इसको उसके 2016 रूट्स है कि नहीं? अब वो रूट्स तो चलो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अब इसका हम सम लिख देते हैं। इसका सम लिख देंगे तो यहाँ पे 2017 टर्म्स थे, तो a की पावर में 2017 -1 अपॉन a -1, इस जीटी का तो सम हम लिख सकते हैं a के टर्म्स में। ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ से a की पावर 2017 को हम क्या लिख सकते हैं? 2a -1 ये लिख सकते हैं, अपॉन में a -1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2a -2 अपॉन a -1 दैट इज 2। तो देख लो एक वैल्यू 2 भी आ रही है, तो ये दूसरे किसी रूट के लिए आ रही होगी। अब वो रूट तो हम नहीं निकाल पा रहे थे, तो हमने क्या किया, मान लो वो a उसका रूट है, तो यहाँ से हमने क्या निकाला, बस a की पावर 2017 कितना आता है, क्योंकि उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो a की पावर 2017 की वैल्यू पुट कर दी तो 2 आ गया। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। 14 यस सर। 14 में क्या है, लेट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपीआर एचपी, सॉरी एक मिनट। ठीक है, कनेक्ट होने में दिक्कत हो रही थी क्या तुम लोगों को? किसी को दिक्कत हुई क्या कनेक्ट होने में? नो नो सर। सर। ठीक है, कौन सा चल रहा था, 14 ना। लेट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एचपी आर 12 एंड 15। तो एचपी के दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है 12 एंड 15। ऑल टर्म्स ऑफ दिस एचपी कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसमें नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट है। If among the largest possible such HP, three of the terms are A, B, C, which form an increasing GP, then पहले डाटा तो फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तो चलो 3 लाइन का क्वेश्चन था, तो एक ही बार पढ़ने में तो दिक्कत आई, नहीं समझ में आया। और ऐसे इस बार क्या किया गया था, 5-5 6-6 लाइन के क्वेश्चंस दे दिए। तो ये 2 लाइन का क्वेश्चन एक बार में समझ के, मतलब पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है तो 5 वाले क्वेश्चंस, लेकिन उसकी हमें तैयारी करनी है। क्या तुम्हें आ गया था क्या पहली बार में पढ़ के समझ में? नो सर। तो नो 5 सर। लाइन नो वाला सर। क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा सोच रहे हो? लास्ट की 2 लाइनें पे अगर पहुंच रहे हो तुम लोग, तो स्टार्टिंग की 3 भूल गए होंगे क्या था वहां पे। ठीक है, तो रीडिंग थोड़ी सी आदत ये भी होनी चाहिए कि एक बार में वो क्वेश्चन समझ में आ जाए, उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। तो यहाँ पे बोला गया है एचपी के 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स A1 A2, एचपी के 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स है 12 एंड 15। ठीक है, एचपी के 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स है 12 एंड 15। फिर उसके बाद इस एचपी में सारे नेचुरल नंबर्स है, बोला गया है वहां पे देखो, कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स among the largest possible such HP, 3 of the terms A, B, C which form an increasing GP। तो ऐसी एक लार्जेस्ट पॉसिबल HP है। ठीक है, चलते जाएंगे आगे। तो उसमें से 3 टर्म्स A, B, C क्या फॉर्म कर रहे हैं?
एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो एचपी है इनका अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये किस में आ जाएंगे, एपी में। तो ये एपी में आ जाएंगे। इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 1/12 एंड इसका कॉमन डिफरेंस ये आ जाएगा 1/15 माइनस 1/12। तो यह आ रहा है यहाँ पे -3 कितना आ रहा है, -1/60। ये आ रहा है -1/60। तो ऐसे ही हम A3 वगैरह निकाल सकते हो क्या? यस सर। ठीक है, A3 निकाल सकते हैं। तो A3 निकाल सकते हैं तो A3 कितना आ जाएगा, वैसे A3 की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बीच में कोई भी 3 टर्म्स A B C है, ठीक है, इस HP का वो पार्ट है A B C टर्म्स, तो उनके रेसिप्रोकल्स क्या होंगे बताओ। ABC इस HP का पार्ट होंगे, कहीं ना कहीं पे आ रहे होंगे बीच में। तो ये तीनों मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, GP। तो इनके रेसिप्रोकल्स इस AP का पार्ट होंगे और इनको हम ले लेते हैं अभी AR एंड AR², ये ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे A1 और ये फर्स्ट हम यहाँ पे ले चुके हैं, इसको कैपिटल है, ये ले लिया AR एंड AR²। तो ये 1/A 1/AR 1/AR² किस में आ रहे होंगे, AP में आ रहे होंगे, है कि नहीं। 1 मिनट, इसमें क्या दिक्कत क्या आएगी। Let 2 consecutive terms of HP are 12, 15. All the terms of this HP consist of natural numbers. If among the largest possible such HP, 3 of the terms are ABC, which form an increasing GP, then अब ये तीनों टर्म्स कंसेक्यूटिव है नहीं है ये तो नहीं बोला गया है, बस वो जीपी फॉर्म कर रहे हैं ये बोला गया है। 3 टर्म्स AR² कोई भी 3 टर्म्स ना, ये A + B + C क्या ये HP निकाल ही लेते हैं अभी। चलो A3 कितना आएगा, A3 यहाँ पे या 1/A3 आ जाएगा 1/12 माइनस 1/60, सॉरी 1/50 या 1/12 माइनस 2/60, क्योंकि A + 2D होगा ना, A + 2D होगा 1/A3। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से ये कितना मिल रहा है 1/12 माइनस 30, तो ये आ रहा है यहाँ पे 3/30। तो A3 की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ रही है 10, A3 की वैल्यू निकालेंगे तो 10 आ रही है। फिर उसके बाद 1/A4 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/12 माइनस 3/60, तो ये 1/12 माइनस 1/20, तो यहाँ पे 5 60, ठीक है, ये आ रहा है। 1 मिनट, यहाँ पे दिक्कत ये हो गई, नीचे में ये 60 है, तो ये अगर 60 है तो ये 20 आ रहा होगा, ठीक है, तो ये 20 है क्योंकि 3/60 बन रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है 2/60, तो ये आ जाएगा 1/, तो ये 30। लेकिन इतना कहाँ तक जाएंगे, ये ऐसे निकालना तो 1/A5 1/12 माइनस 4/60, तो 1/12 माइनस ये कितना आ जाएगा 1/15, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 60। देख लो मिल गई जीपी 15, 30, 60।
ये ऐसे ही करना था इस क्वेश्चन को, शायद ऐसे ही इस क्वेश्चन को डील करना था। हमें A1 A2 पता है, तो आगे के 2-4 टर्म्स निकालने थे, तो वहां से हमें आइडिया लग रही कि ये 15, 30 एंड 60 ये जीपी में आ रहे हैं। और देखो ऑप्शन भी मैच कर जाएंगे, A15, B30 एंड C60। कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात नहीं हो रही थी, वरना अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात हो रही होती तो क्या कर लेते हैं, ये अभी तो HP के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, इनके रेसिप्रोकल्स ले लेते तो वो AP के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, फिर उसके बाद अगर AP के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो 2 टाइम्स ऑफ, मतलब ये आता है यहाँ पे अगर कंसेक्यूटिव रहता तो 1/a 1/ar 1/ar स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस करके कुछ ना कुछ मिल जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये तीनों टर्म्स कंसेक्यूटिव है या नहीं है वो मेंशन करके नहीं दिया गया है, तो हम इसके और 2-4 टर्म्स निकाल लेंगे इस HP के। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। यस सर। और अगर मान लो इसके बाद हमें कुछ एक आध टर्म और निकालते इसके बाद, और उसके बाद अगर कुछ नहीं मिल पाता, इसका मतलब हम इससे जो कर रहे थे वो गलत था, लेकिन वो मिल ही गया। तो 15, 30, 16 ऑप्शन को भी देखा हमने, तो इधर भी वही टर्म्स आ रहे थे तो मिल गया, तो इसका मतलब यही है, इसमें सही तरीका था। लेकिन अगर हमें और बहुत आगे जाना पड़ रहा है तो फिर दिक्कत है, किसी और तरीके से करना होगा इसको। ठीक है, ये समझ जाना है एग्जाम में। 15, फिर उसके बाद 16, यस सर। 16 यस में है 16 में क्या है, x A1 A2 an y an plus 1 an plus 2 अप टू A to n। ये किसमें है, अच्छा अप टू A to n एंड बाद में है z। ये है यहाँ पे HP में और AP में है, ठीक है। और अब ये अगर AP में है तो उसके बाद नीचे वाले GP में, और ये तो ये बताओ x एंड y के बीच में कितने टर्म्स आ रहे हैं, x एंड y के बीच में ये n टर्म्स है, एंड इसके इधर भी ये n टर्म्स है कि नहीं, ये n यस टर्म्स सर। है एंड ये भी n टर्म्स है, तो और ये AP में है, तो AP में प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो यहाँ पे देखो x प्लस जेड को हम y प्लस वाई लिख सकते हैं क्या, बताओ, सोच समझ के बताना। x प्लस जेड को y प्लस वाई, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग से देखते हैं तो ये कौन से पोजीशन की टर्म आती है, n+1 पोजीशन की टर्म है ये y, क्योंकि ये n टर्म्स और ये फर्स्ट, तो इसका मतलब ये एक मिनट n+2 पोजीशन की, सॉरी n+2 पोजीशन की, एंड एंड से भी अगर देखते हैं तो n+2 पोजीशन की टर्म है, तो इसका मतलब सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, स्टार्टिंग से भी n+2 पोजीशन की, एंड से भी n+2 पोजीशन की टर्म है, तो इसका मतलब y प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस जेड। क्लियर ये? यस सर। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2y इज इक्वल टू x प्लस जेड, ये फर्स्ट। ऐसे ही नीचे वाले में जीपी में है, तो अगर जीपी में है तो प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स, तो हमें मिलेगा p इंटू आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। फिर इसी तरीके से वो भी स्टार्टिंग से देखेंगे तो q जो है n+2th पोजीशन की टर्म, एंड से देखेंगे तब भी वो n+2th पोजीशन की टर्म, तो उसका जो स्क्वायर है q इंटू क्यू वो किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू आर, और लास्ट में है वो HP में है
तो उनके रेसिप्रोकल्स एपी में है। तो रेसिप्रोकल्स में फर्स्ट टर्म 1/k, लास्ट टर्म 1/m, एंड स्टार्टिंग से एंड एंड से जो n+2 पोजीशन पे आ रहा है वो क्या है 1/l था, तो ये हो जाएगा 2/l, 1/l + 1/l। ठीक है, तो यहाँ पे 2/l इज इक्वल टू 1/k प्लस, इसका मतलब l जब निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 2km/k + m। ये तीन चीजें हमें मिल जाएगी। अब ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया गया है xpk, मतलब ये x p n k की वैल्यू हमें 2020 गिवन है। 20 ये x y z पहले ये था ना x y z, फिर उसके बाद p q r एंड देन k l m। तो पहले ऑप्शन में ये 2020 गिवन है, 20 एंड वो y q l कितना गिवन है, अच्छा y q l 30 गिवन है, 30। YQL 30 गिवन है। वैसे उसमें से तो वो निकल ही जाएगा ना, x पता है y पता है, तो x पता है y पता है तो z आ जाएगा, फिर उसके बाद p पता है q पता है तो r आ जाएगा, एंड k पता है l पता है तो m आ जाएगा। फिर उसके बाद उनको हम कंपेयर कर सकते हैं z r और m को। ठीक है, यस सर। वैसे अगला बी Yes, ऑप्शन, sir. वैसे सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन तो कर लेना, बस इतना समझना इंपॉर्टेंट था ये चीज। बाकी तो फिर ऑप्शन से बहुत इजीली वो रिजल्ट मिल जाएगा जो भी पूछा होगा। ये समझ में आ गया क्या? सर वो थर्ड नहीं समझा। Yes, sir. वर्ड में रेसिप्रोकल किस में होगा, एपी में होगा, एचपी का रेसिप्रोकल। यस सर। एचपी जो था उसका रेसिप्रोकल ले लो, मतलब 1/k, 1/h1, 1/h2, बीच में ये 1/hn और ये 1/l, फिर उसके बाद 1/hn + 1, फाइनली 1/h2n एंड 1/m। ये किस में आ जाएंगे, एपी में आ जाएंगे, आ जाएंगे। अब ये देखो एपी में ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, ये कौन से पोजीशन की टर्म, स्टार्टिंग से n+2 पोजीशन की टर्म, एंड से n+2 पोजीशन की टर्म। तो इसका मतलब यहाँ पे 1/k + 1/m को हम 1/l + 1/l लिख सकते हैं 2 बार, है कि नहीं? अब क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ पे ये 2/l आ जाएगा इज इक्वल टू 1/k + 1/m, तो ये k + m/km। तो यहाँ से ये 2/l था तो l निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये km इधर, k + 1 k + m नीचे, तो ये आ जाएगा 2km/k + m। ठीक है, फिर उसके बाद 17 Yes, 18, sir. कौन सा 70. 17 में कौन सा ऑप्शन, क्योंकि वो 4 अलग अलग क्वेश्चन है। Sir, D. डी, तो इसमें लेट जनरल टर्म ऑफ जीपी विद कॉमन रेशियो आर बी tk + 1। ओके, जनरल टर्म ऑफ अनदर जीपी विद कॉमन रेशियो आर बी t-k + 1, then series whose general term t"k + 1 is equal to 2k + 1 is also gp with common ratio r। सही तो है, सही तो है। ये लिख लेते, पहली वाली जीपी लिख लेते हैं जिसमें जनरल टर्म tk + 1 आ रही है। तब पहले जीपी में क्या है, फर्स्ट टर्म मान लो उसकी क्या है a1 है या स्मॉल a है एंड कॉमन रेशियो r, तो tk ये फर्स्ट टर्म t1, ये t2, ये t3, तो ऐसे ही tk + 1 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a r की पावर में k, tk + 1 है ध्यान रखना, तो इसकी वजह से मैं a r की पावर k लिख रहा हूँ। अगर tk रहता सिर्फ तो r की पावर में k - 1 आता,
तो ये एक जीपी है। दूसरी जीपी में फर्स्ट टर्म बस अलग हो जाएगी, तो इसमें ए और कॉमन रेशियो वही आर है, एंड इसमें वो जो टर्म आएगी आर की पावर में के, तो ये कौन सी टर्म हो गई हमारी टी के प्लस वन, एंड ये कौन सी हो गई टी डैश के प्लस वन। तो ये देखो टी डबल डैश के प्लस वन कितना आ रहा है, ए आर की पावर के प्लस ए इंटू आर की पावर के, देख लो ए प्लस ए आर की पावर के, ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट टर्म, तो उसके लिए के की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा 0, सेकेंड टर्म के की जगह पे 1, थर्ड टर्म के की जगह पे 2, ये पुट करते हुए चलेंगे तो ये देख लो फर्स्ट टर्म ए प्लस ए, सेकेंड टर्म ए प्लस ए इंटू आर, थर्ड टर्म ए प्लस ए इंटू आर स्क्वायर। तो क्या तुम्हें ये जीपी दिख रही है क्या? यस सर। कॉमन रेशियो आर वाली है। Yes, sir. बस इतना था उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद 18 यस सर। 18 में मल्टीप्लाई कर दो ना, वो आर क्यूब बनेगा। क्या करो, वो आर क्यूब बनेगा, आर स्क्वायर बनेगा, आर बनेगा। फिर उसका आर क्यूब का समेशन नहीं आता है क्या? आता है सर। आता है, आता है सर। इसमें उसको मल्टीप्लाई करो एंड समेशन लिखो, आर क्यूब का, आर स्क्वायर का एंड आर का। तो आर क्यूब का समेशन होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर का लिखना, आर का लिखना, फिर उनको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, n की पावर 4 में कन्वर्ट कर लेना। एंड n की पावर 4 में जब कन्वर्ट करोगे तो राइट हैंड साइड में भी देखना n की पावर 4 में ये पॉलिनोमियल है, फिर उनके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करना। जो लेफ्ट हैंड साइड में n की पावर 4 का कोएफिशिएंट आ रहा होगा वो एक्चुअल में किसके इक्वल होगा, a के इक्वल। जो n क्यूब का कोएफिशिएंट आ रहा होगा वो किसके इक्वल होगा, b के इक्वल, ठीक है। फिर उसके बाद 19 20 Yes, sir. Yes sir, 20. 20 में भी Yes, sir. सीक्वेंस whose sum of the first n terms is represented by this। तो क्या हम इसमें tn, वही है tn वाला ही कंसेप्ट है। या तो बिना tn के भी कर सकते हो, क्योंकि हमें किसकी जरूरत है, a1 a2 and a3 की जरूरत है। तो ये देख लो a1 a2 and a3 की जरूरत थी, तो a1 s1 मतलब क्या हो जाएगा, a1 के इक्वल ही आएगा, फर्स्ट टर्म के इक्वल ही आएगा। s2 फर्स्ट टू टर्म्स का सम a1 प्लस a2 एंड s3 फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम, ठीक है। तो यहाँ पे s1 निकालेंगे तो वो कितना, a प्लस b प्लस c, फिर उसके बाद s2 निकालेंगे तो कितना 8a प्लस 4b प्लस 2c, एंड s3 निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 27a प्लस 9b प्लस 3c। तो ये देखो a1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये इसमें पुट कर देंगे तो हमें a2 मिल जाएगा 7a प्लस 3b प्लस c। अब a1 प्लस a2 की वैल्यू ये आ रही है, इसमें पुट कर देंगे तो हमें a3 कितना मिलेगा 19a प्लस 5b प्लस c। a1 प्लस a2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो हमें a3 मिल रहा है ये a2 और ये a1। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू, ठीक है, a इज इक्वल टू क्या है a1 प्लस a3 माइनस x इंटू a2। तो a1 कितना है, a1 कितना ये है ना a प्लस b प्लस c प्लस a3 19a प्लस 5b प्लस c माइनस x इंटू a2। तो ये 7a प्लस 3b प्लस c अपॉन में क्या आएगा y, ठीक है, अपॉन में y। तो यहाँ पे a का कोएफिशिएंट देखो 1 19 एंड माइनस 7x, तो उनको एक साथ ले लो 1 19 एंड माइनस 7x, ये a का कोएफिशिएंट।
ऐसे ही b का कोएफिशिएंट 1 5 एंड माइनस 3x एंड c का कोएफिशिएंट 1 1 माइनस x डिवाइडेड बाय y आ जाएगा और इज इक्वल टू a है। तो इसका मतलब जब हम कंपेयर करने जाएंगे तो ये b है इनटू में, जब कंपेयर करने जाएंगे तो हमें राइट हैंड साइड में b की टर्म मिलनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट नहीं है। और वो कब नहीं मिल पाएगी? जब उसका कोएफिशिएंट हम कितना कर देंगे, बोलो 0। लेफ्ट हैंड साइड में देखो c नहीं है, इसका मतलब राइट हैंड साइड में ये जो c आ रहा है उसका कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 0। इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या कर देंगे, 0। राइट हैंड साइड में c, लेफ्ट हैंड साइड में c नहीं है, राइट हैंड साइड में भी नहीं आना चाहिए था। तो जो c का कोएफिशिएंट है उसको 0 कर दोगे तो ये पूरी टर्म कैंसल आउट। ऐसे b का कोएफिशिएंट 0 कर दोगे तो पूरी टर्म कैंसल आउट। तो x की वैल्यू कितनी, 2। x की वैल्यू 2। अब यहाँ पे पुट कर दो x की वैल्यू, ये 14 और ये कितना आ रहा है 20 माइनस 14 6a अपॉन y। अब ये 6/y कितना होना चाहिए था, 1। कंपेयर कर रहे हैं ना, 6/y 1 होना चाहिए था। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 6 तो मिल गया, देखो x एंड y मिल गया। तो HCF ऑफ x एंड y, x एंड y का HCF हाँ 2 सही है, HCF ऑफ x एंड y 3 गलत है, LCM ऑफ x एंड y 6 सही है, एंड x प्लस y 8 सही है। मतलब ACD आंसर है इसका। क्लियर? यस सर। यस सर। कंपैरिजन है इसमें बस। और ये बेसिकली जो कंसेप्ट है ना SN एंड TN का, उसी से इसको किया गया है। मतलब इसमें एक तो तुम ऐसे भी कर सकते थे कि पहले TN ही निकाल लेते, कैसे, SN माइनस 1 से, ठीक है। तो TN मींस यहाँ पे AN है बेसिकली, क्योंकि nth टर्म क्या है, AN है, यहाँ पे AN है वो। तो AN निकाल लेते हैं, बाद में n की जगह पे 1 पुट करने पे A1, 2 पुट करने पे A2 एंड 3 पुट करने पे A3 डायरेक्टली मिल जाता। एंड फिर उनको यहाँ पे पुट करते, ये तो फिर बाद में सोचना ही पड़ता कि कंपैरिजन, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ A है, राइट हैंड साइड में ABC तीनों आ रहे हैं, इसका मतलब B का कोएफिशिएंट एंड C का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो वो कब होगा, x इज इक्वल टू 2 के लिए। एंड दोनों तरफ A का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो वहां से y भी मिल जाएगा। तो ये हो गया 20। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पूरी मॉड्यूल में डिस्कस कर दूंगा। ओके, तो कंप्लीट करके रखना इसको। तो आज जितना भी डिस्कस हुआ है उसमें कोई डाउट रह गया है क्या किसी का? एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 तक आज डिस्कस हुआ है, उसमें कोई डाउट रह गया है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, अब वो ग्रुप पे डाला हुआ है बेटा, एक बार देख लिया करो ग्रुप को भी। कभी कभी 3 से 7 तक छुट्टियां हैं दिवाली की, और अभी दिवाली की छुट्टियों का क्यों सोच रहे हो इतना? हाँ, छुट्टियों के बारे में मत सोचा करो रे तुम लोग, पढ़ाई के बारे में सोचो, छुट्टियां कब है उसके अकॉर्डिंगली प्लान बनाएंगे। ये मान के चलो तुम्हारे जीवन में ये 2 साल का कोई त्योहार ही नहीं था, ठीक है। क्योंकि अभी अगर मजे करोगे तो बाद में रोना पड़ेगा, और अभी अगर तुम पढ़ाई करोगे तो बाद में मजे करने के बहुत मौके आएंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय बाय। बाय सर। बाय।